एसआईएफ क्या होता है और ये कैसे म्यूचुअल फंड से अलग हो सकता है या फिर सेम है? इसमें एसआईएफ में आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि आपको अगर आपका नेगेटिव व्यू एक्सप्रेस करना है तो आप वो डेरिवेटिव्स को यूज़ करके आप कर सकते हैं और उससे आप फ़ायदा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एसआईएफ में हम स्ट्रैटेजीज ऐसे यूज़ करेंगे कि जिससे आपका जो डाउन साइड है वो हम लिमिट करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका रिटर्न जो बना है वो प्रोटेक्ट भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न है वो बचा ही रहेगा। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा रिटर्न्स अर्न करना या रिस्क मैनेज करना? हमारा बेंचमार्क NSE 500 है, तो इन्वेस्टर को एक दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाता है कि हमारा जो रिटर्न आएगा वो ब्रॉडली इन दैट लाइन आएगा। 2-3 साइकिल्स अगर आपने कैप्चर कर लिए तो एक लॉन्ग शॉर्ट फंड का जो NAV है वो एक लॉन्ग ओनली फंड से ज़्यादा होने की संभावना है। व्हाट इज़ द रिस्क आई एम टेकिंग? हैव माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, माई क्वान्टिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड माई मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। ये 3 चीज़ें पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि अगले 20 साल में कौन से मेगा ट्रेंड्स चूज करना है, वेदर इट इज EV, वेदर इट इज रिन्यूएबल, वेदर इट इज टेक, एडटेक हो गया, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, व्हाटएवर थिंग्स आर देयर। 20 इयर्स के व्यूज लेकर तो हमें सोचना यही है कि अगले 20 साल क्या होने वाला है। जो भी आप सोच के चल रहे हैं उस हिसाब से क्या लगता है कि लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा होगा या कुछ भी हो सकता है? मार्केट में रिटर्न अगर आता है तो लार्ज कैप में आने की संभावना जल्दी है, तो लेकिन जब स्मॉल कैप मूव होंगे ना तो आपको मौका नहीं मिलेगा उसमें एंट्री करने का। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक टू द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की जो ये एसआईएफ स्कीम्स हैं उसको लेकर, तो क्या आपकी अप्रोच रहेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मिस्टर चिन्मय साठे, जो कि द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के एसआईएफ के लिए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। साठे सर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में, तो आज उनसे हम समझेंगे एसआईएफ के बारे में और कैसे एसआईएफ म्यूचुअल फंड से अलग हो सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के जो एसआईएफ प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं उन्हें वो कैसे मैनेज करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स को किस तरह की उम्मीद उनसे रखनी चाहिए, इन सब बातों पर उनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा मैंने कहा कि एसआईएफ अभी भी एक नया प्रोडक्ट है कंपैरेटिवली। म्यूचुअल फंड तो खैर अब सभी लोग समझ गए हैं। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि अगर आप एसआईएफ को थोड़ा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सके हमारे व्यूअर्स के लिए, उसके बाद फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में एसआईएफ क्या होता है और ये कैसे म्यूचुअल फंड से अलग हो सकता है या फिर सेम है, वो आप अपने शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए। जरूर। सो आपको पता होगा कि फरवरी ऑफ लास्ट ईयर सेबी ने एक सर्कुलर पास कर दिया था रिगार्डिंग एसआईएफ, तो जिसमें उन्होंने एसआईएफ क्या होगा, उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज होंगे, उसमें क्या प्रोडक्ट्स होंगे, उसके अलग अलग डेरिवेटिव रिलेटेड स्ट्रैटेजीज क्या है, उनके ऑफसेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या है, ये सारा उसका एक सर्कुलर उन्होंने लास्ट ईयर फरवरी में बना दिया था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा है बहुत सारे फंड हाउसेस ने एक एक करके ये स्ट्रैटेजीज लॉन्च करना शुरू कर दिया है। अब इसमें एक जनरली हमें लॉन्ग ओनली फंड्स जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या इवन AIFs हो गए या PMS हो गए या इवन योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो आप एक सिंगल वन साइडेड आप इधर आप लॉन्ग करते हैं या आप नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ये दो ही बाय करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें एसआईएफ में आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि आपको अगर आपका नेगेटिव व्यू एक्सप्रेस करना है तो आप वो डेरिवेटिव्स को यूज करके आप कर सकते हैं और उससे आप फायदा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जनरली हमने देखा है कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तब ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में ये जो डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम आ जाती है। अभी अगर आप लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड्स का या जनरल अगर आप मार्केट का अगर पिछले 20 साल का डेटा निकाल के देखें तो हमने देखा है कि रिटर्न्स जो बड़े रिटर्न्स आते हैं ना 20% से ज़्यादा लेट्स से, वो बर्स्ट में आते हैं। मतलब एक शॉर्ट बर्स्ट में रिटर्न आ गया, उसके बाद मार्केट में रिटर्न का मैं नंबर बता रहा हूँ कि ऐसे स्टेडीली धीरे धीरे चला जाता है। तो आपका 3 साल, 5 साल, 7 साल का जो रिटर्न है वो जनरली 13 से 15% के बीच में आ जाता है। सो 1 साल का आप एवरेज रिटर्न अगर आपको देखना है कि 20% से मुझे रिटर्न ज़्यादा आना चाहिए ऑन अ रोलिंग बेसिस इन 1 ईयर, तो आपने देखा होगा कि ये 30% के करीब ज़्यादा आता है। तो जैसे 36%
of the time, 36% of the times, you would see that 1 year returns are more than 20%. So which is a very big number. However, if you do the similar math for 3 years, if you do a similar math for 5 years, तो आप देखेंगे वो नंबर काफ़ी नीचे चला जाता है to the level of, तो 20% ओवर 5 years अगर आपको रिटर्न चाहिए तो मिलता नहीं है। और उसका कारण ये है कि बाकी टाइम पे मार्केट नीचे रहता है या फ्लैट रहता है, तो आपके रिटर्न को ईट अप कर लेता है, मतलब खा जाता है। एसआईएफ में हम स्ट्रैटेजीज ऐसे यूज़ करेंगे कि जिससे आपका जो डाउनसाइड है वो हम लिमिट करने की कोशिश करते हैं। तो उससे यूजिंग डेरिवेटिव्स ऑब्वियसली, तो उससे क्या होता है कि आपका रिटर्न जो बना है वो प्रोटेक्ट भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न है वो बचा ही रहेगा। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होने की संभावना है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो सेबी ने लॉन्च किया हुआ है, जो हम भी अभी लॉन्च करेंगे इफेक्टिवली। तो ये एक मेन इसका क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन है कंपेयर टू लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड्स, एंड कैसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। मैं आपको रोक कर एक बात पूछना चाहूँगा। वैसे तो खैर डेरिवेटिव मतलब आपके लिए तो खैर बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है। मैंने भी मेरे चैनल पे कई बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर आप इतने सरल भाषा में समझा रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा इस बात की आपसे लिबर्टी लूँगा। देखिए क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में तो खैर आपने जैसे बोला लॉन्ग ओनली, तो आपने शेयर्स बाय कर लिए, होल्ड किया, भाव बढ़ेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। डेरिवेटिव में ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आज बाय कर रहे हैं और ये उम्मीद में जब शॉर्ट कर रहे हैं, ये उस उम्मीद में कि मार्केट गिरेगा और इंडेक्स जो है वो गिरेगा, तो उससे आपको फायदा होगा। सेम टाइम पर आप एक्चुअली अगर हेजिंग कर रहे हैं तो मतलब आप स्पॉट मार्केट में बाय कर रहे हैं और साथ में आप डेरिवेटिव में भी शॉर्ट कर रहे हैं। या आप अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो मतलब आप सिंपल से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नीचे जाएगा, उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें भी फायदा हो जाना चाहिए, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी है। तो यहां पर क्योंकि जैसे आपने कहा एसआईएफ में ये है ऑप्शन आपके पास में कि आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं, तो एक तरफ आप लॉन्ग पोजीशन भी ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट में बाय कर रहे हैं, दूसरा डेरिवेटिव में आप शॉर्ट कर रहे हैं इसके लिए कि अगर नीचे आता है तो भी आपका नुकसान नहीं, वहां से भी आप फायदा लेंगे। करेक्ट। तो ऐसा जो एसआईएफ है, यहां पर आपको ऐसा लगता है कि अगर मार्केट नीचे आएगा और आपने शॉर्ट किया हुआ है तो ये स्ट्रेटेजी जो है ये हमेशा सही रहेंगी या कभी गलत भी हो सकती है? बिल्कुल गलत हो सकती है। सो प्रोबेबिलिटी, हम एक जनरली प्रोबेबिलिटी थियरी पे काम करते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है एसआईएफ में कि आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है। सो अगर मैं एक लॉन्ग ओनली फंड रन करता हूँ, अभी एसआईएफ में भी मैं प्योर लॉन्ग ओनली रन कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें शॉर्ट करना ही करना जी। है। तो अगर हम लॉन्ग ओनली फंड रन करें, तो अगर हम एक म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लॉन्ग ओनली रन करते हैं और हमें 15% रिटर्न आ जाता है, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इन 1 ईयर। एंड अगर मैं एक लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी रन करता हूँ जिसमें मैं 80% लॉन्ग हूँ और 20% शॉर्ट हूँ और मेरा रिटर्न सिमिलर आ जाता है, तो मेरा नेट एक्सपोजर जो बाजार को रहता है वो 60 ही रहता है इंस्टेड ऑफ 100। तो मेरा रिटर्न अपॉन रिस्क का जो मेट्रिक है वो इम्प्रूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो एसआईएफ में वो एक मेजर एडवांटेज आने की संभावना है कि जिसमें आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा आ जाएगा। तो अगर मैं एक चार्ट प्लॉट करता हूँ जिसमें हम रिस्क वर्सेस रिटर्न का एक चार्ट प्लॉट करते हैं, तो आप देखेंगे कि अपवर्ड ट्रेंडिंग ऑन द राइट हैंड साइड है वो चार्ट। फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स नीचे रहेंगे बिकॉज उनका रिटर्न भी कम है, रिस्क भी कम है, तो वो एक्स एक्सेस के करीब रहेंगे, वाई एक्सेस के भी नीचे भी रहेंगे। एंड जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका रिस्कीनेस बढ़ता जाता है। आपका इक्विटी फंड जनरली ऑन द राइट मोस्ट साइड रहता है, अनलिवर्ड इक्विटी फंड। क्या एसआईएफ आपको इक्विटी फंड जैसा रिटर्न दे सकता है विद लोअर रिस्क? तो वो उस लाइन के ऊपर चला जाता है और उस लाइन के ऊपर का जो डेल्टा है वो आपका एक्सेस रिटर्न आ जाता है फॉर सिमिलर काइंड ऑफ रिस्क दैट यू आर टेकिंग। तो वो एक फायदा हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो 4 स्ट्रेटेजीज हैं जो सेबी ने परमिट की हुई हैं एसआईएफ के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा रिटर्न्स अर्न करना या रिस्क मैनेज करना? ज्यादा बेनिफिट क्या होगा इसका? जो लॉन्ग शॉर्ट है, हम इसकी बात करें स्पेशली लॉन्ग शॉर्ट की, तो पर्पस क्या है कि ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे या फिर रिस्क ज्यादा मैनेज करने की कोशिश होगी? सो सेबी ने जो 7 स्ट्रेटेजीज अलाउ करी है, उसमें से 3 इक्विटी स्ट्रेटेजीज है, 2 हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज है और 2 फिक्स्ड इनकम स्ट्रेटेजीज है। हाइब्रिड में आपको अलाउ करा है कि आप फिक्स्ड इनकम और इक्विटी दोनों के आप एक्सपोजर ले सकते हैं एसेट क्लासेस में। इक्विटी में आप सिर्फ इक्विटी का एसेट क्लास में एक्सपोजर ले सकते हैं। नाउ आपका जो इन्वेस्टर है, हमारा जो इन्वेस्टर है, उसको पता है कि उसको क्या उम्मीद है रिटर्न्स की, कि अगर हमारे इक्विटी फंड जो हमने 2 लॉन्च करे हैं उनमें एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बेंचमार्क एनएसई 500 है। तो इन्वेस्टर को एक दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाता है कि हमारा जो रिटर्न आएगा वो
ब्रॉडली इन दैट लाइन आएगा हम्म, NSE 500 के हिसाब से। तो जैसे कोई फ्लेक्सी कैप फंड है तो उसका भी NSE 500 टिपिकली बेंचमार्क होता है। तो जो फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क है वही हमारा भी बेंचमार्क है। तो हमारा रिटर्न भी सिमिलर लाइंस पे आने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि हमारा लेकिन उसी दौरान हमारा रिस्क कम है। तो अच्छा। जब भी ड्रॉ डाउन आता है अगेन है मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि होना चाहिए। तो जब भी ड्रॉ डाउन आता है, जब भी मार्केट में जैसे हम अभी मार्च के महीने में मंदी देख रहे हैं, तो उस दौरान टिपिकली आपका लॉन्ग शॉर्ट फंड हैज़ टू डू बेटर। तो आप उतना गिरेंगे नहीं और आप जब मार्केट चलेगा तब वहाँ से आपको ऊपर की तरफ वापस आप बढ़ना शुरू करेंगे। तो आपका अगर आपने 2 से 3 साइकिल्स अगर हम लॉजिकली स्पीकिंग या थियोरेटिकली स्पीकिंग अगर हम देखते हैं, तो 2-3 साइकिल्स अगर आपने कैप्चर कर लिए तो एक लॉन्ग शॉर्ट फंड का जो एनएवी है, वो एक लॉन्ग ओनली फंड से ज़्यादा होने की संभावना है। तो आपका लॉन्गर टर्म वेल्थ क्रिएशन ऑन लोअर वॉलेटिलिटी इज़ द की मेट्रिक्स दैट वी आर लुकिंग। तो वो बस मैं चाह रहा था क्योंकि कई बार ना मार्केट में एक ऐसा लगता है कि अब एसआईएफ आ गया है तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो रिटर्न्स जनरेट करना है, यानी म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न्स जनरेट हो पाए। बट आप ये कह रहे हैं कि एक जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क को मैनेज करना है यहाँ पर यस, माना जा सकता है, और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स तो बनेंगे, रिस्क कम होगा तो रिटर्न्स भी बनेंगे। करेक्ट। लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि रिस्क को कम करते हाँ, मतलब हुए आपके एसेट्स की वॉलेटिलिटी को रोकिए हाँ, और रिटर्न सिमिलर देने की कोशिश कीजिए। got सो it. दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, उसमें हम रिस्क को लेके ज़्यादा सोचते हैं। मैं एक कोई पोजीशन ले रहा हूँ या कोई स्टॉक खरीद रहा हूँ या पोर्टफोलियो भी एट पोर्टफोलियो लेवल भी मैं सोचता हूँ, व्हाट इज़ द रिस्क आई एम टेकिंग? हैव माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, माय क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड माय मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। ये 3 चीज़ें पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है। और इन 3 सो आई अंडरस्टैंड रिस्क, टेक रिस्क, मैनेज रिस्क एंड क्रिएट वेल्थ। ये 4 चीज़ें हम करेंगे। ओके। अच्छा, आप क्योंकि 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो एक तो X100 या तो मतलब कि उसमें मिड एंड स्मॉल कैप मिड एंड स्मॉल का एक्सक्लूडिंग टॉप 100 65% से ज़्यादा पोर्टफोलियो होना चाहिए। ओके, और दूसरा जो है वो फ्लेक्सी कैप जैसा ही लॉन्ग शॉर्ट फंड उसमें लार्ज मिड स्मॉल कैप सब कुछ होगा। या तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि एक में टॉप 100 नहीं है, करेक्ट, उसके अलावा बाकी स्टॉक्स हो सकते हैं, करेक्ट, और दूसरे में सब कुछ हो सकता है। करेक्ट। तो ये तो खैर एक मार्केट कैप की बात हो गई, लेकिन जो स्ट्रेटेजी होगी वो सेम होगी दोनों के लिए। सी फिलोसॉफी वही होगी कि मुझे पर यूनिट रिस्क कितना रिटर्न मिल रहा है ओके, और मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, वही स्ट्रैटेजी होने वाली। ओके, सो स्ट्रैटेजी विल बी टुवर्ड्स कि अभी हम जब रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क इज नॉट जस्ट वॉलेटिलिटी, रिस्क इज कैपिटल लॉस, परमानेंट कैपिटल लॉस एक रिस्क हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका स्टाइल फैक्टर रिस्क। आपने सारे आपके पोर्टफोलियो में अगर मोमेंटम हाइपोथेटिकली मोमेंटम स्टॉक्स भर दिए, तो कल को मोमेंटम एज अ थीम चला जाता है तो आपका पोर्टफोलियो काफी अंडर परफॉर्म करेगा। सो दैट्स अ रिस्क दैट यू आर टेकिंग इन द पोर्टफोलियो। सो आर यू बैलेंसिंग डिफरेंट स्टाइल फैक्टर, वेदर इट इज मोमेंटम, कॉन्ट्रा, क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ, ये सबका आपके पोर्टफोलियो लेवल पे प्रॉपर मिक्स है क्या, बैलेंसिंग है क्या? तो वो एक वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो क्रिएशन मेथोडोलॉजी जो हम बात करते हैं, वो दोनों फंड्स में हमारे कॉमन रहेगी। सो देन हमारे इसमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम अंडरलाइंग मेगा ट्रेंड्स क्या है आगे के 20 साल में। हम क्योंकि हम सिर्फ शॉर्ट की बात कर रहे हैं ज़्यादा, बट हम पैसा तो ज़्यादा हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बनना चाहिए। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि अगले 20 साल में कौन से मेगा ट्रेंड्स है जो चलने वाले, वेदर इट इज ईवी, वेदर इट इज रिन्यूएबल, वेदर इट इज फिनटेक, एडटेक हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, व्हाटएवर थिंग्स आर देयर। 20 इयर्स के व्यूज देकर तो हमें सोचना यही है कि अगले 20 साल क्या होने वाला है। क्या सिंपल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनीज ऑफ द प्रीवियस 2 decades are they going to work or not? If they are not going to work out, we have to hunt for new companies, new sectors and new those kind of opportunities to invest and make long term money. तो हमारी कोशिश उसमें ज्यादा रहेगी। समझ गया। आपने भी बात की फैक्टर्स की, लाइक मोमेंटम, क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू, तो आपका यहाँ पर फोकस किसी पर्टिकुलर फैक्टर पर होगा या फिर मिक्स ऑफ एवरीथिंग? जनरली क्या होता है कि एक हिडन वेरिएबल्स होते हैं कभी भी। तो हिडन वेरिएबल्स एट, अगर मैं एक इंडेक्स की बात करता हूँ NSE 500 की इंडेक्स की, NSE 500 इंडेक्स का कैसा कंपोजिशन है इन टर्म्स ऑफ दीज फैक्टर्स, तो हमें कोशिश करेंगे कि हम ये न्यूट्रल रखें टू द एक्सटेंट पॉसिबल, सो दैट वी आर, जैसे अगर मोमेंटम इज 20% इन NSE 500 तो हम अराउंड दैट लेवल रखने की कोशिश करेंगे, सो दैट ऑन दोज हिडन वेरिएबल्स वी आर न्यूट्रल। सो अगर NSE 500 की वॉलेटिलिटी क्या है, हम भी उतनी वॉलेटिलिटी रखने की कोशिश करेंगे ना। उससे क्या हो जाता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है एंड देन आपका जो सेक्टोरल व्यूज या स्टॉक व्यूज है वो साइड में आपको अल्फा जनरेट करते जाएंगे। गॉट इट। और यहाँ पर स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में
ज़्यादा करके ये रहता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, हालांकि जी। कुछ स्कीम्स हम देखते हैं कि फोकस्ड अप्रोच जी हाँ। कुछ फंड हाउसेस मेंटेन करते हैं, हम्म। बट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक की ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल फंड का। Yeah. तो यहाँ पर, और स्पेसिफिकली आई एम आस्किंग अबाउट योर WSI, फंड्स, yeah. है ना, तो यहाँ पर किस तरह के पोर्टफोलियो देखने को मिलेंगे? It will be a very well diversified अच्छा, portfolio, more than 30 stocks at any point in time ओके, and not more than 50 to 60 stocks at any point in अच्छा, time. So somewhere in that range, and given कि हमारे पास एक मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी है, तो हम्म, जिसमें एक थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड होना ज़रूरी पड़ जाता है, ओके, बिकॉज़ लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है कभी, तो हम्म, इसलिए हम थोड़ा उसमें ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रखेंगे, बट 30 से कम स्टॉक्स नहीं रहेंगे ब्रॉडली, और 50-60 से ऊपर भी नहीं रहेंगे। हम्म। अच्छा, आपका जैसे अभी ये निफ्टी 500 बेंचमार्क है फॉर एग्जांपल, तो लेकिन आपका एलोकेशन इस वक्त के हिसाब से देखा जाए, हालांकि अभी तो खैर टाइम लगेगा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बट जो भी आप सोच के चल रहे हैं उस हिसाब से क्या लगता है कि लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा होगा या कुछ भी हो सकता है, काइंड ऑफ फ्लेक्सी कैप, कुछ ऐसा मतलब सोचा हुआ है कि 50% लार्ज कैप में रहेगा, बाकी का 50% समथिंग? यहाँ से ऐसे तो लग रहा है, आई मीन पर्सनली ओपिनियन ये है कि मार्केट में रिटर्न अगर आता है, लार्ज कैप में आने की संभावना जल्दी है, ओके, स्मॉल कैप में शायद से टाइम लग सकता है। ओके, लेकिन जब स्मॉल कैप में रिटर्न आए, तो द फर्स्ट लेग इज ऑलवेज लार्ज कैप्स। तो पहले लार्ज कैप मूव होंगे, उसके बाद मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। तो लेकिन जब स्मॉल कैप मूव होंगे ना, तो आपको मौका नहीं मिलेगा उसमें एंट्री करने का। तो आपको एक पोर्टफोलियो लेवल पे आज ही सोचना चाहिए कि कौन से वो स्टॉक्स है जो कॉन्ट्रेरियन प्ले कर सकते हैं आज की तारीख में, कौन से वो स्टॉक्स है जो मोमेंटम में है और वो भी प्ले कर सकते हैं, एंड उस हिसाब से आपको एक पोर्टफोलियो बनाने के सोचना चाहिए एट एनी पॉइंट इन टाइम रादर। तो इन्वेस्टर्स के पास अगर दो चॉइस आप दे रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स टॉप 100 में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, जहाँ पर मिड एंड स्मॉल कैप है और टॉप 100 तो है ही नहीं, और दूसरा जहाँ पर आपके पास में सब चॉइस और फंड मैनेजर के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, करेक्ट। तो क्या सही रहेगा इन्वेस्टर के लिए? जनरली अगर आप पिछले 20 साल का डेटा देखें या ज़्यादा देखें, तो हमने ये देखा है कि मिड एंड स्मॉल एज अ कैटेगरी डज बेटर देन लार्ज कैप ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक तो है। आपका जो होराइजन है, इन्वेस्टमेंट होराइजन, उसके हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्गर है, तो मिड एंड स्मॉल इज अ गुड कैटेगरी एट दिस टाइम। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन स्लाइटली शॉर्टर है, तो लार्ज कैप कैन बी और फ्लेक्सी कैन बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। ये भी हो सकता है ना, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अगर लार्ज कैप पहले से है, या अच्छा एलोकेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली एसआईएफ में जो इन्वेस्ट करेंगे उन्होंने पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, या तो फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप है, तो ऐसे में फिर एक्स टॉप 100 एक सही चॉइस हो सकती है। हमारे सो वही कह रहा हूँ कि हम्म, हमने जब एक्स टॉप 100 प्रोडक्ट देखा, तो उसके ऊपर हमारा रिसर्च शुरू हुआ कि एक्स टॉप 100 में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ओके, हमने देखा है कि अगर हम इसका रिटर्न देखें और इसमें वॉलेटिलिटी देखें, तो कैसा है, उसका रेशियो कैसा है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स टॉप 100 वाले जो कंपनीज है, मिड एंड स्मॉल पर्टिकुलरली, उनका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो लार्ज कैप से ज़्यादा होने की संभावना है। दूसरी बात ये है कि आज जो आप लार्ज कैप बात कर रहे हैं, वो कुछ साल पहले मिड एंड स्मॉल ही थे। या ट्रू, सो अगर हम निफ्टी का रिटर्न देखें और उसमें, या निफ्टी 100 का रिटर्न देखें और उसमें से जो एडिशंस है ओवर द लास्ट 1 डेकेड वो हटा दें, तो आपको पता चलेगा कि उसमें रिटर्न काफ़ी कम आया है। करेक्ट, सो द माइग्रेशन फ्रॉम मिड एंड स्मॉल टू लार्ज इज रिजल्टिंग इन द काइंड ऑफ रिटर्न दैट वी आर सीइंग इन द लार्ज कैप्स। सही बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपका जो कोर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा दोनों ही स्कीम्स का, वो कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज होंगी उसके लिए आपकी, वो मुझे बताइए। बिल्कुल। सो हमने ये देखा है कि जनरली जो लॉन्ग टर्म विनर्स होते हैं, वो शुरू होते हैं एज शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज या शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ न्यू एज इकोनॉमी, न्यू एज कंपनीज, एंड देन वो धीरे धीरे, जैसे कोई एक स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप इनिशियली बहुत स्ट्रगल करती है, उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लग जाता है। उसमें जनरली इन्वेस्टर्स होते हैं जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए या एंजल इन्वेस्टर्स हो गए। उसके बाद वो धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड होता जाता है, उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद वो कंपनी एक प्रोडक्ट में उसका एक नाम बन जाता है, देन धीरे धीरे करके उसका एक साइज आ जाता है, उसके बाद वो कंपनी लिस्टिंग में आ जाती है, जहाँ पे उसका एक साइज ढंग का बन जाता है। बिफोर लिस्टिंग ऑल्सो कंपनीज मेक लॉट ऑफ लॉसेस बिफोर लिस्टिंग, बट जैसे ही आप लिस्ट होते हो ना, यू सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स एंड द मैनेजमेंट। उसमें पता चलता है कि देयर आर लॉट ऑफ वेज दैट यू गाइड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स टेकिंग द राइट डिसीजन। सो हो सकता है कि आपके रिटर्न रेशियोज इंप्रूव करो, आपके आप कुछ भी अंडरलाइंग असेट्स है जो आपको काम आज नहीं कर रहे, वो आप बेच दो, आप अच्छी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कोशिश करो, सीनियर मैनेजमेंट आप हायर करो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है जब वो स्टॉक लिस्ट होता है, एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस एंड देयर इज डेटा ड्रिवन। उसके बाद वो स्टॉक में ग्रोथ तो रहती ही है,
ऊपर से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है, तो इन्वेस्टर के लिए वो एक स्वीट स्पॉट बन जाता है, जहाँ पे आप मैक्सिमम रिटर्न बना सकते हैं विद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड एंड एट रीजनेबल वैल्यूएशन। तो ये जो कंपनीज ये मिड एंड स्मॉल में जनरली लिस्ट होती है, ओके। एंड ये जब बड़ी हो जाती है तब ये लार्ज में माइग्रेट कर जाती है। लार्ज में जैसे ही माइग्रेट करती है उनका ग्रोथ रेट एक थोड़ा-सा घट जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो वहाँ से जो रिटर्न बनता है वो टिपिकली हम कह रहे हैं कि कम हो जाता है। लेकिन ये मिड एंड स्मॉल टू लार्ज में जो माइग्रेशन का पीरियड होता है, वो सबसे बढ़िया होता है। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न एंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है। तो हमारा एक थॉट प्रोसेस वही रहता है कि कौन-सी वो कंपनीज़ है जो आज मिड एंड स्मॉल में है, जो माइग्रेट होने की संभावना है अगले 5 साल में इन लार्ज कैप, तो उसमें हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, टॉप डाउन और बॉटम अप, आपका अपना स्टाइल क्या है? क्या प्रेफ़र करते हैं? और मतलब पर्सनली, क्योंकि आपने तो पहले भी बहुत सारे फंड्स मैनेज किए हुए हैं, और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक टू द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की जो ये एसआईपी स्कीम्स हैं, उसको लेकर, तो क्या आपकी अप्रोच रहेगी? नहीं, दोनों चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, एंड जैसे एक पोर्टफोलियो लेवल क्रिएशन जब होता है कि हमें किस थीम को प्ले करना है एट दिस पॉइंट इन टाइम, विच थीम लुक्स प्रॉमिसिंग, वो एक थीम मैक्रो इकोनॉमिक या टॉप डाउन बन जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स उनमें हमें ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, जिनमें हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, या रिटर्न रेशियोज़ अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनमें इन्वेस्टर्स अच्छे हैं। सो ऑल दोज़ काइंड्स ऑफ थिंग्स ब्रिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपको थीम तो आइडेंटिफाई आप टॉप डाउन में कर लिए, बट उसमें फिर आपको कौन से स्टॉक्स लेने हैं। सो दैट्स द वे ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन यस, एंड यस, बॉटम अप यस, अप्रोच। यस। ओके, मुझे वो बताइए कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को एसआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि म्यूचुअल फंड की बात आती है तो सभी के लिए बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, और अपने रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन, है ना, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपके पास में जो दो ऑप्शंस हैं, उसको देखते हुए तो किस तरह के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? जी देखिए, एक एसआईएफ का जो प्रोडक्ट है, वो हर कोई चीज़ वो कर सकता है जो म्यूचुअल फंड कर सकता ओके। है। सो हमें ये समझना चाहिए कि कैन इट बी अ सुपीरियर प्रोडक्ट टू अ म्यूचुअल फंड और नॉट? हम्म। तो ये एक आपके दिमाग में जैसे ही बैठ जाता है कि येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये ना ही कि म्यूचुअल फंड जो कर सकता है वो कर सकता है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। हम्म। तो उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि आपका एलोकेशन किस तरीके से होना चाहिए उसमें। फिर वंस एंड जैसे एस्टैब्लिश होता जाएगा एसआईएफ्स का परफॉर्मेंस ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर और सो, पीपल विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ, ये जो कह रहे हैं वही हो रहा है, एंड देन यू कैन allocate higher and higher and higher capital towards SIFs in particular, and you will see कि that's actually a better oriented strategy than a mutual fund per se. बट पहली बात तो ये है कि मिनिमम 10 लाख रुपीस की Ticket टिकट size साइज है। बड़ा है यहाँ पर। जी हाँ। तो जो इन्वेस्टर्स मिनिमम 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट है। Correct. लेकिन दूसरी बात ये भी होती है, आपके पास अगर 20 लाख भी है Yes. तो फिर आप 50% सिर्फ एसआईएफ में कर दें, शायद उसके बजाय म्यूचुअल फंड बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके टोटल पोर्टफोलियो का 10-20% ही ये बन रहा है, तो मतलब अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है या 50 लाख का भी है, तो आप एसआईएफ में करेंगे तो सही है SIF में कर सकते है ना? हैं। अगर बिल्कुल। ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास सिर्फ 20 लाख ही है इन्वेस्ट करने के लिए, और 50% वो अपना सिर्फ एसआईएफ में करे, बिल्कुल, तो शायद थोड़ा सा उसका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। बिल्कुल, मैं सही समझ रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो इसके लिए थोड़ी सी मतलब एक डिफरेंशिएट करना है, तो माना जा सकता है कि जिनके पास थोड़ा पैसा बड़ा है, पोर्टफोलियो बड़ा है, जिन्होंने पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया इन्वेस्ट हुआ किया हुआ है, उन्हें डेफिनेटली और फर्दर डाइवर्सिफिकेशन के लिए एसआईएफ के बारे में सोचना चाहिए। करेक्ट, और फॉर वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आल्सो, वेल कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज आप एक डेरिवेटिव, हमने देखा है कि डेरिवेटिव्स में लोगों का पैसा होता है, एंड डेरिवेटिव्स को एक कहा जाता है कि दूर रहो टाइप ऑफ वो तो थिंग। इंडिविजुअल के लिए ना, आप अगर फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि तो क्या तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका जो लॉस होता है वो जनरली होता है बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा लिवरेज ले लेते हो। लेकिन एसआईएस में वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि आपको लिवरेज अलाउड नहीं है। ओके। तो आपकी जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली उसमें घट जाती है काफ़ी हद तक। दूसरी बात ये है कि टैक्सेशन एंगल, अगर आप हाँ। आज आपका अगर खुद का अगर आप पोर्टफोलियो आप हेज करना चाहते हो या किसी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो नेगेटिव व्यूज, तो आपने जैसे ही डेरिवेटिव्स में कुछ इनकम बनाया वो आप बिजनेस इनकम हो जाता है, करेक्ट। तो आपका टैक्सेशन हो जाता है 43%। लेकिन अगर आप एसआईएफ के थ्रू जो भी डेरिवेटिव का गेन आता है, दैट इज टैक्स्ड एट एलटीसीजी एंड एसटीसीजी दैट इज द ओनली। बेस्ट थिंग एक्चुअली, अगर देखा So जाए that is a तो। big advantage on taxation, wherein you are allowed to
protect your portfolio, defend your portfolio, express negative views at a tax advantage, at a efficient tax structure. इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बट सिर्फ देखना ये है क्योंकि अभी जो एसआईएफ पहले से मार्केट में है वो भी बहुत पुरानी स्कीम्स नहीं हैं, जी है ना। और अगर हम नए स्कीम्स की बात करें तो वहां भी देखना होगा कि आगे परफॉर्मेंस कैसी रहती है। जी। पर मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर के पास कि म्यूचुअल फंड के साथ साथ यदि पोर्टफोलियो में एसआईएफ भी हो तो एक बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है, और जो स्ट्रेटेजीज की आप बात कर रहे हैं उसका फायदा उठाने का एक अच्छा मौका है। बिल्कुल। कोई और बात आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि वेल्थ क्रिएशन को लेकर आपके क्या व्यूज हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और स्पेशली जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, जब वॉलेटिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स कई बार डर जाते हैं, और मैंने देखा है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, एसआईएफ की उम्मीद की जाए तो भी हम उम्मीद करते हैं अच्छा परफॉर्म करेंगी, पर कई बार इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाते वो सिर्फ क्योंकि ग्रीड एंड फियर। और उल्टा होता है, मतलब जब मार्केट में तेजी होती है, जी तेजी हो चुकी होती है, जी तब वो एंटर करते हैं, जब मार्केट काफी नीचे आ चुका होता है तो बेचकर परमानेंट लॉस बुक कर लेते हैं। जी। तो ऐसे में आपके, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका और आपने कई चीजें देखी होंगी इस तरह की चीजें, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जी देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट में जब इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर, आपको वो प्रोडक्ट के फीचर्स, उस प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजीज, उस प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो, उस प्रोडक्ट के फंड मैनेजर का पर्सपेक्टिव इन स्टाइल एंड मैनेजमेंट, वो आपको एक काफ़ी हद तक समझना चाहिए एंड आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम कि ये प्रोडक्ट में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहेगी, इसमें मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और ये मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगता है वैसा है कि नहीं है। ठीक है। तो वो अगर आपका नहीं है एंड आपने किसी के कहने पे ही डाल दिया है, पैसे इन्वेस्ट करे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। तो अनलेस द डिस्ट्रीब्यूटर और हुएवर इज सजेस्टिंग और रिकमेंडिंग टू यू, he is on top of the strategies and the product profile and everything, then it is fine. आपको ये चेक करना है कि आपने जो सोचा था कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसका मुझे XYZ एक्सपेक्टेशन है, वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Good. As long as it is getting met with, even though the performance can be negative, underperformance for some periods of time, but as long as the strategy is in continuance, आपका जो strategy आपको बताया गया है वही strategy लगाया हुआ है, लेकिन होता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से आपका थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है कभी, तो यू हैव टू स्टे विद दैट फंड मैनेजर। बट जिस दिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो बताया गया था स्ट्रेटजी और अभी जो मैं देख रहा हूँ वो अलग है, देन यू मे डिसाइड टू वेदर टू कंटिन्यू और मूव ऑन टू समथिंग एल्स वेयरइन यू आर इन मोर इन एक्सेप्टेंस विद दैट स्ट्रेटजी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला और बहुत ही सरल भाषा में एसआईएफ को भी एक्सप्लेन किया और साथ में आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, आपकी जो फिलॉसफी है वो भी एक्सप्लेन की है। मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स को और हमारे व्यूवर्स को काफ़ी फायदा मिलेगा इससे, और आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके ये एसआईएफ लॉन्च पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इन्वेस्टर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। सो थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने चिन्मय सर से बात की एसआईएफ को लेकर और साथ में वो कैसे मैनेज करने वाले हैं इन दो फंड्स को, और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Investments in specialized investment fund involves relatively higher risk, including potential loss of capital, liquidity risk, and market volatility. Please read all investment strategy related documents carefully before making the investment decision.